Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, greetings to all and welcome in the testbook.com. मेरा नाम है शिव तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे. सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पर. सो गाइस, ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी की स्टडी किसी भी तरीके से रुकने ना पाए. आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से होली सेलिब्रेट कीजिए अपने फैमिली के साथ. लेकिन पढ़ाई भी रुकना ज़रूरी नहीं है, इस वजह से हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं. लेकिन आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा. कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा. ठीक है, तो आज के सेशन में मैं टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू कवर करने का प्रयास करूंगा और ये सभी वो एमसीक्यू हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो इसमें मैंने प्रयास किया है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप सभी जानते हैं कि एक आपका रोड है, दूसरा है रेलवे, तीसरा है आपका एयर और चौथा होता है वाटर. ठीक है, वाटरवेज. सो इसमें प्रयास किया है कि वाटरवेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो कवर कर सकूं. जो आपके रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है. एयरवेज से कनेक्ट जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको कनेक्ट करने का प्रयास किया है. और साथ में अगर हम लोग रोड्स की बात करने जाएं तो जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं. सो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है. वीडियो को बिगनिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर पूरा देखिएगा. ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ में हो सके तो सभी क्वेश्चंस के आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा. ठीक है, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक का एक एसएससी और रेलवे का टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया है. बाकी दूसरा एक बैंकिंग का भी टेलीग्राम ग्रुप है. तो जितने लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ गाइज इसको एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी आपको पीडीएफ है इन सेशंस की ये सभी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर ही फॉरवर्ड की जाएगी. सो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है सो प्लीज़ गाइज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, और दूसरा आप में से बहुत सारे बच्चों ने आरबीआई अटेंडेंट के कोर्स के लिए एनरोल कर लिया है, और बाकी जो फर्दर करना चाहते हैं आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, और एनरोल करने के लिए आप ये मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज SHIVKT एंड यू विल गेट द 20% डिस्काउंट. और साथ में अगर मैं बोलूँ तो गाइज एक और हमारा बैच रन हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और साथ में जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए. तो आप इसके लिए भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए भी आप सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पर तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कोड का इस्तेमाल करके आपको डायरेक्ट 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा. और अभी इस समय होली का खास ऑफर चल रहा है. ठीक है, 85% तक का डिस्काउंट. सो ये जो आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का कोर्स है ये क्रैश कोर्स आप जस्ट 899 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, पहले क्वेश्चन से, और सभी क्वेश्चन बहुत आसान है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैंने आपको जैसा कि बताया किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. सो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को देखते चलेंगे. आप सभी लोग, ठीक है, जब भी ये लाइव टेलीकास्ट होगा तो चैट बॉक्स में आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा. ठीक है, और कमेंट सेक्शन भी सभी के लिए ओपन है जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे. सो गाइज पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनेजमेंट कैटेगरी ऑफ द रोड्स इन इंडिया. जब भी हम लोग भारत में रोड्स की बात करते हैं, हम लोग सड़कों की बात करते हैं, तो सड़कों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, ठीक है, स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होते हैं, जो विलेज की जो आपकी सड़कें होती हैं. ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि इन जो मैनेजमेंट की कैटेगरी है, मतलब रोड्स का जो क्लासिफिकेशन है, उनमें से ये कौन सा नहीं है, कौन सी कैटेगरी नहीं है. तो आप एक बार प्रॉपर सभी ऑप्शंस को देखिए. सभी में मैंने जैसा कि बताया ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं. पहला है नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमा सड़कें और जिला राजमार्ग. सो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा. सो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है. सो गाइज इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा वो है आपका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज. तो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज ये आपके मैनेजमेंट कैटेगरीज में
नहीं आते। तो मैनेजमेंट कैटेगरी में जो कौन कौन से आते हैं, तो एक होता है आपका नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे, और आपने देखा होगा कि ये होता है बॉर्डर रोड्स। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने का काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका नाम है बीआरओ। और इससे रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछे गए, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ के द्वारा अभी हाल ही में बहुत सारे निर्माण किए जा रहे हैं, और ज्यादातर ये जो निर्माण है, याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर को कनेक्ट करने वाले एरिया है वहां पर ही निर्माण किया जाता है। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करने जाएं, या फिर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करने जाएं, उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करने जाएं, तो अभी आपने एक टनल का भी नाम सुना होगा जिसका नाम था रोहतांग टनल, लेकिन बाद में अटल टनल के नाम से रिनेम की गई। तो वो बीआरओ के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो बीआरओ का एक बार आप हेडक्वार्टर चेयरमैन वगैरह जरूर कर लीजिएगा, और बीआरओ के द्वारा कौन कौन से इस समय ब्रिज और जो है टनल्स हैं बनाई गई हैं उनको भी एक बार जरूर करके जाइएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज बॉर्डर रोड। तो यहाँ पर अभी बॉर्डर रोड से रिलेटेड ही बात चल रही थी कि निम्न में से कौन सी संस्था है जो बॉर्डर रोड्स को मैनेज करने का काम करती है। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट वेयर बॉर्डर लाइज, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइएगा कि राइट आंसर कौन होगा। सो इसमें से देख लेते हैं हम लोग कि राइट आंसर कौन है। तो अभी हमने बताया था कि जो भी बॉर्डर के रोड है उनको मैनेज करने का जो काम है वो किसका रहता है, बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और बाकी आप सभी जानते हैं कि जो भी आपके नेशनल हाईवेज हैं उन सब के लिए जो बॉडी काम करती है वो कौन सी है, नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सभी नेशनल हाईवेज के लिए है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बॉर्डर रोड्स की बात करने जाएं तो यहाँ पर जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, पढ़िएगा पहले बहुत अच्छे से। इसमें पूछा गया है कि सभी कॉलम को मैच करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच हो रहा है। तो इसमें दिया गया है NH1 जो कि दिल्ली से अमृतसर जाता है, फिर दिया गया है NH1A जो कि जालंधर से उरी जाता है, फिर दिया है NH2 जो कि आगरा से मुंबई जाता है, NH7 जो कि वाराणसी टू कन्याकुमारी है। लेकिन अभी बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसका जो नाम रिनेम हो गया था, आपने देखा होगा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है जो कि NH7 की जगह पर अब आपका क्या हो गया है, NH44। तो ये जो लॉन्गेस्ट NH है हमारे देश का, ठीक है, लॉन्गेस्ट NH। और शॉर्टेस्ट तो आप जानते हो, अगर हम लोग शॉर्टेस्ट की बात करने जाएं तो इस समय हमारे इंडिया का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है दैट इज 47 है। तो ये सबसे छोटा है 6 किलोमीटर का, और सबसे लंबा कौन सा है, सो NH44। तो अब इसमें आपने मैच द कॉलम में बताना है, फिर आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं कि कौन से इसमें सही सुमेलित है, ऑप्शन A, B, C या D। ठीक है, सो चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा, ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। यानी कि जितने भी ऑप्शन है वो सही ऑलरेडी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो NH1 की बात करें तो दिल्ली से अमृतसर है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। NH1A की बात करें तो जालंधर टू उरी है, NH2 की बात करने जाएं तो ये आपका आगरा टू मुंबई है, और NH7 की बात करने जाएं तो ये वाराणसी टू कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे को हम लोग कलेक्टिवली GT रोड के नाम से जानते हैं, NH1 NH2, NH1 एंड NH2, NH2 एंड NH5, NH4 एंड NH1, NH7 एंड NH1। ठीक है, तो आपने GT रोड, इनके ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम के बारे में तो बहुत सुना होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनसे रिलेटेड कौन सा ऐसा किंग था जिनके द्वारा ये GT रोड का निर्माण किया गया था, वो कौन से राजा था और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बहुत सारे सुधार किए थे उस राजा ने, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी किए थे, रेवेन्यू सेक्टर में भी किए थे, आर्मी सेक्टर में भी सुधार किए गए थे, लैंड रिफॉर्म भी बहुत सारे किए गए थे उस राजा के द्वारा। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ी डायनेस्टी शासन में आती है भारत में, जो कि 1540 से लेकर के 1555 तक रूल करती है। और इसमें एक ग्रेट किंग आता है जो कि 1540 से लेकर के जब हुमायूं को डिफीट किया जाता है तो 1545 तक भारत में राज्य करता है। तो राज्य बहुत छोटे समय का होता है लेकिन बहुत सारी चीजों में सुधार किया जाएगा उसके द्वारा। आपने उस राजा का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस राजा का नाम क्या था जिसके द्वारा GT रोड का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है हम लोग किसको बोलते हैं, सो याद रखिएगा दैट इज NH1 एंड NH2। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन, यानी कि जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से ये पता करना है कि भाई इसमें से अलग कौन सा है, कौन सा शब्द जो है स्टेटमेंट है जो भिन्न है, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट दिया गया है। सो ऑप्शन वन में दिया गया है ब्रॉड गेज, ऑप्शन सेकंड में दिया गया है लॉन्ग गेज, ऑप्शन थ्री में दिया गया है नैरो गेज, ऑप्शन फोर में दिया है मीटर गेज। तो अगर हम देखने जाएं तो ये सभी आपने देखा हो कि रेलवे के जो हम प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं, रेलवे के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इन थ्री टाइप ऑफ गेजेस देखते हैं, जिसमें एक ब्रॉड गेज देखते हैं सो सही है, नैरो गेज देखते हैं सो सही है, मीटर गेज देखते हैं तो सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? सो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द रॉन्ग, यानी कि अलग कौन सा लग रहा है। तो लॉन्ग गेज नाम की कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा कि ब्रॉड, नैरो और मीटर गेज जरूर होते हैं। ठीक है, यस। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हेन इंडियन रेलवे नेशनलाइज, तो भारतीय जो रेलवे है, तो आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में सबसे पहले रेलवे आई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 में। इसमें पूछा गया है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका बहुत सिंपल है, याद रखिएगा कि रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1950 में हुआ था। तो कई बार ये राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें पूछता है। कभी ये पूछता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, फिर आपको एसबीआई और किसकी बात करता है, एलआईसी की बात करता है। ठीक है, फिर आपको जीआईसी की भी बात करता है, जीआईसी का नेशनलाइजेशन कब हुआ। फिर ये जो 14 बैंकें थी हमारे देश में कब नेशनलाइज हुई। ठीक है, फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ। फिर ये जो 6 बैंक्स हैं हमारे देश में नेशनलाइज हुई, ये कब नेशनलाइज हुई। तो आप जितने भी लोग देख रहे होंगे इस सेशन को रिकॉर्डेड, तो आपने सभी के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैं आपको एक होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कि ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखी हुई हैं इन सबका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, बस आपको अभी याद रखना है कि रेलवे का कब हुआ था। सो 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट एरोप्लेन पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन, यानी कि भारत की जो पहली एरोप्लेन जो पोस्ट सेवा है ये कब स्टार्ट हुई थी। तो आपको बताना है ऑप्शन से इलाहाबाद टू नैनी, इलाहाबाद टू बॉम्बे, नाउ मुंबई, इलाहाबाद टू कलकत्ता, नाउ कोलकाता। ठीक है, और इलाहाबाद टू दिल्ली। ठीक है, सो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन दी गई हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत की जो सबसे पहली एरोप्लेन पोस्ट है, सर्विस है, वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा दैट इज इलाहाबाद टू नैनी। और अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये याद रखिएगा आपको टेलीग्राफ लाइन और एरोप्लेन लाइन दोनों में बहुत ही अंतर समझ में आना चाहिए। टेलीग्राफ जो लाइन है वो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट था, और यहाँ पर एलोप्लेन पोस्ट की बात चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा इलाहाबाद टू नैनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मैच द फॉलोइंग में। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार एयरपोर्ट हैं, तो आपने सभी की लोकेशन टिक करके बतानी है कि निम्न में से कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए अभी अब इसमें अगर हम लोग बात करने जाएं तो कुछ ऑप्शंस तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी की बात की जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए। ठीक है, तो अगर आपको एक दो ऑप्शन भी मालूम है, इस तरह के जब ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो भी आप आसानी से कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा करके आप आसानी से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। सो देखिए इसमें अगर हम लोग एक ही बात देखें, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी तो बिल्कुल सही है कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली में, तो ये तो बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से सही मैच कर रहा है आपका। फिर दूसरा हम लोग देखें कि आपका ये कहाँ पर लोकेटेड है, डेवोलिम, तो ये याद रखिएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, गोवा में लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा अमृतसर में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है, तो ये आपका अहमदाबाद में। ठीक है, सो वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा स्टेडियम भी था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल दिया गया है और अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। साथ में आपने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने वो उसके बारे में भी सुना होगा, बहुत बड़ा एक और भी कंस्ट्रक्शन है अहमदाबाद में। ठीक है, इस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा कंस्ट्रक्शन है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम की एक बहुत बड़ी स्टेचू बनाई गई है, स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। ठीक है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि विच ऑफ द वॉज द फर्स्ट इंडियाज स्टीम इंजन, तो भारत के सबसे पहले स्टीम यानी भाप के इंजन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका नाम क्या था, सेतु, समुद्रम, ठीक है, वायुदूत, गांधी या फिर देशबंधु। तो इसका जो राइट आंसर याद रखेगा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भारत के याद रखेगा कि पहले अगर हम लोग भाप के इंजन का नाम की बात करने जाएं तो ये याद रखेगा जो राइट आंसर है। ठीक है,
देशबंधु, ठीक है। अब यहाँ पे ये जरूर बोलूंगा कि स्टीम इंजन को इन्वेंट करने वाले जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम जरूर बताइएगा। कि यहाँ पर कई बार पूछता है कि हु वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम था, तो वैज्ञानिक का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम जरूर बताइएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वैसे हम लोग जब साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे को टॉपिक को कवर करने जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क, यानी भारत की अगर हम लोग बात करने जाएं तो रेलवे के क्षेत्र में, रेलवे के नेटवर्क में कौन सी पोजीशन है, प्रथम है, द्वितीय है, तीसरी है या चौथी है। तो देखिए, अगर हम लोग भारत की रेलवे के क्षेत्र में बात करने जाएं तो हमारी जो पोजीशन याद रखिएगा वो विश्व में चौथी पोजीशन है। पहली कहाँ की है तो याद रखेगा यूएसए की है, दूसरी कहाँ की है सो याद रखेगा कि कहाँ की है, चाइना की है, और तीसरी अगर हम लोग बात करने जाएंगे सो तीसरी किसकी है, रसिया की। तो तीनों लोकेशन लिखती है, और चौथी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो याद रखिएगा इंडिया की। तो इंडिया लैंड एरिया बेसिस में तो आप सभी जानते हैं कि 7वीं पोजीशन है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर तो हम लोग दूसरी पोजीशन पर हैं, ठीक है। और अगर रेलवे की बात करने जाएं तो रेलवे नेटवर्क के मामले में हम लोग कौन सी पोजीशन पर हैं, चौथी पोजीशन पर हैं। और अगर हम लोग रोड कनेक्टिविटी या रोड नेटवर्क के मामले में बात करने जाएंगे तो विश्व में तीसरी पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रसिया है। रसिया में सबसे बड़ी रेलवे लॉन्गेस्ट लाइन भी है, ट्रांस साइबेरियन, तो उसको भी जरूर एक बार अच्छे से पढ़ के जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन रेलवे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मनी जोन। तो जो भारतीय रेलवे है उसको कितने जोन्स में बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सो इंडियन रेलवे कितने जोन में बांटा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं 17, 18, 19 या 20। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो आई होप कि देखिए इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं, ठीक है। सभी के दिमाग में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है देयर आर टोटल 18 जोन। तो अभी हाल ही में जो नया जोन ऐड हुआ है वो याद रखिएगा कोलकाता मेट्रो का है, जो ऐड किया गया है, क्योंकि कोलकाता ही पहला आपका ऐसा शहर है जहां पर सबसे पहले मेट्रो सेवा भी शुरू हुई थी, और कोलकाता मेट्रो को अब आपके जोन में डाल दिया गया है, ठीक है। सो टोटल जोन की जो संख्या है पहले 17 हुआ करती थी, अब आपने एक और ऐड कर लेना है, यानी इसको अपडेट कर लेना है, और अब आपके टोटल जोन्स की संख्या कितनी है, आपकी 18 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When was the first railway in India operated for public traffic? So देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने बात की कि भारत में जो सबसे पहले है रेलवे कब स्टार्ट की जाती है, कब संचालित की जाती है। तो अभी हमने बात की थी एक गवर्नर जनरल ऑफ सॉरी इंडिया की, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक भी बोला जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने समय में टेलीग्राफ लाइन को शुरू किया। जो आईसीएस के एग्जाम होते थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, वो भी सबसे पहले सफलतापूर्वक कंडक्ट किए। टेलीग्राफ लाइन को भी स्टार्ट किया जाता है, पोस्टल रिफॉर्म को ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टार्ट किया जाता है। साथ में जो रेलवे का काम है वो इसी के टाइम पीरियड में होता है, और वो टाइम कौन सा था, 1853। तो ये जो पहली ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। दैट वाज द बॉम्बे टू थाने, ठीक है, बॉम्बे टू थाने, और टोटल 32 किलोमीटर शायद ये चलती है, और माना जाता है कि कुछ यहाँ पर कितने 400 पैसेंजर्स होते हैं, और यहाँ पर आपके 3 इंजन होते हैं, माना जाता है कि 3 इंजन रहते हैं। और वो कौन कौन से अगर आपके कभी नाम पूछता है तो याद रखिएगा साहिब, सिंध और सुल्तान, ठीक है, साहिब, सिंध और सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डिड इंडियन रेलवे प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस ऑन द ट्रेन, यानी कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में इंटरनेट सेवा कब प्रदान की। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि व्हेन डिड इंडियन रेलवे प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस ऑन ट्रेन्स, यानी कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में इंटरनेट सेवा कब प्रदान की। जनवरी 26, 1998, 2002, 2003, और हाँ, अप्रैल 2003 या फिर मई 2003। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मई 2003। यानी कि मई 2003 में भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे पहले भारतीय ट्रेनों में इंटरनेट सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए आपने इसका नाम सुना होगा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है। तो ये जो यूनेस्को है, जो भी ओल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए काम करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता है, रिकॉग्निशन के लिए काम करता है। हाल ही में इसने भारत में भी बहुत सी हेरिटेज सिटी डिक्लेयर की हैं, जिसमें पहले अहमदाबाद है, फिर आपका जयपुर है, पिंक सिटी।
अभी मध्य प्रदेश के 2 सिटी आइडेंटिफाई किए गए हैं, एक है ओरछा और एक है ग्वालियर। तो इसमें भारत की भी बहुत सी ट्रेनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। वो इसमें पूछा गया है कि कौन सी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। सो आई होप कि आप इसमें से आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसमें कौन सा नहीं है। सो नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है। इसके अलावा कालका शिमला भी इसका पार्ट है, याद रखिएगा। नीलगिरी भी आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और दूसरा कौन सा आता है, दार्जिलिंग भी आता है। तो ये मोस्टली आपके सभी हिल स्टेशन वाले एरिया हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रेलवे लाइन रन्स अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, यहाँ पर ये बात कर रहे होंगे कि भाई कौन सी रेलवे लाइन है जो ये आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पड़ता है ना, तो ये आपका कौन सा है, वेस्टर्न है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है, या फिर हम बोलें कि आपका कौन सा है, ये गोवा और मुंबई वाला पार्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपका मुंबई, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये गोवा। फिर उसके बाद केरला वाला पार्ट पड़ता है, यहाँ पे केरला है, ठीक है, यानी कि मालाबार कोस्ट की अगर हम लोग बात करने जाए। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरब सागर और पश्चिम घाट के समानांतर पश्चिमी तटीय तट पर कौन सी रेलवे लाइन चलती है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे, साउदर्न रेलवे, या साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न तो हो नहीं सकती, वरना फिर ये कोरोमंडल कोस्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। सो बहुत ही क्लियर आंसर है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कोंकण रेलवे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कोंकण रेलवे, देखिए ये दो होते हैं ना, कि ये जो है महाराष्ट्र और गोवा वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण। फिर जहां से कर्नाटका शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, और जहां से केरल शुरू होता है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप कि अगर आप इतना समझ गए तो आंसर आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि मैच द फॉलोइंग। तो 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट में से आपने किसी एक सेट को यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर कुछ आपकी फैक्ट्रियों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर कोचेस बनाए जाते हैं, रेल पटरियों का निर्माण होता है। सो रेल व्हील फैक्ट्री की ये आपकी पटियाला में लोकेटेड है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी ये चेन्नई में लोकेटेड है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो आपकी कपूरथला में लोकेटेड है। और ऑप्शन 4 में क्या दिया गया है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डीजल लोकोमोटिव जो वर्क है ये आपकी बेंगलुरु में लोकेटेड। तो आपको बताना है कि ये निम्न में से कहाँ पर लोकेटेड है, इन सभी को सही से मैच करना है। सो देखिए हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। तो अगर हम लोग रेल व्हील फैक्ट्री की बात करने जाएं तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो इट इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु, ठीक है। दूसरा आपकी जो रेल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पर लोकेटेड है। सो ये आपकी कपूरथला पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। कपूरथला पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। फिर आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात की गई है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, तो चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, याद रखिएगा। और फिर लास्ट में अगर हम लोग बात करने जाएं डीजल डीएसएल एमडब्ल्यू बोलते हैं इसको। सो ये कहाँ पर लोकेटेड है, याद रखिएगा। सो दैट इज लोकेटेड इन पटियाला पंजाब, ठीक है। सो दैट इज लोकेटेड इन पटियाला पंजाब। सो इस तरीके से आपने सभी की लोकेशन जो कोच फैक्ट्रीज हैं उन सभी की लोकेशन जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन्स रन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज लॉन्गेस्ट रन इन द टर्म ऑफ द टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये पूछा गया है कि भाई सबसे लंबी दूरी सफर करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर, नवयोग, या गुवाहाटी। सो बहुत सिंपल है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि इनके राइट आंसर क्या है। मुझे बताइएगा कि सेशन आपको कैसे लगे। पीडीएफ आपको याद रखिएगा ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी, सो प्लीज़ उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विवेक एक्सप्रेस, और विवेक एक्सप्रेस ही सबसे पॉपुलर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो इसका जो लोकेशन है ये है आपका डिब्रूगढ़ टू, ठीक है, याद रखिएगा डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसकी लोकेशन याद रखनी है कि डिब्रूगढ़ जो आसाम में आपका पड़ता है वहां से लेकर के कहाँ तक है। तो ये सभी को क्लियर रहना चाहिए, कन्याकुमारी, ठीक है। तो पूरे बॉटम साउथ तक जाता है, और नाम क्या है इस ट्रेन का, दैट इज अ विवेक एक्सप्रेस। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट द 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, सीडीएम के। तो आपने ये सुना होगा कि एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसके अंदर हमारे देश के
सबसे बड़े बड़े जो भूभाग हैं याद रखिएगा, नॉर्थ में अगर हम लोग बात करेंगे दिल्ली की, साउथ में बात करेंगे तो चेन्नई की, ईस्ट में बात करोगे तो आप कोलकाता की, ठीक है, और वेस्ट में बात करोगे तो आपका गुजरात वाला जो पार्ट है, यानी कि इन सभी भागों को जो है मुंबई वाला पार्ट है, इस सभी भागों को कनेक्ट करने का काम करता है, याद रखिएगा। तो इसमें फिर पैटर्न यही याद रखना है कि वो पैटर्न कौन सा है, सीडीएम के, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और इसका नाम याद रखिएगा। यस यस, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन बी तो याद रखिएगा ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये आपका लॉन्गेस्ट है, और इसका जो राइट आंसर क्या रखा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा करेक्शन है, तो इसमें जो आप टिक करेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बी नहीं होगा, ना ही ए होगा, ना ही डी होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये मैं पीपीटी में अपडेट कर लूंगा, सो वहां पर जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, आई विल अपडेट इन द पीपीटी। बट जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप एट विच प्लेस। तो भारत का जो पहला पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, किस स्थान पर स्थापित किया गया था, मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर आप बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द बॉम्बे। तो भारत की पहली ट्रेन भी भाई बॉम्बे से चली थी, और भारत का पहला पोस्ट ऑफिस भी ट्रेन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पूछा गया कि वेयर इज द लोकेटेड इंडियाज रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय रेल परिवहन जो प्रबंध संस्थान है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, लखनऊ में, कोल्हापुर में, जोधपुर में या बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर, सो इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। तो याद रखिएगा कि ये लखनऊ में लोकेटेड है। सो लखनऊ आप जानते हैं कि सभी यूपी में लोकेटेड है। लेकिन अगर आपको ये पूछता है कभी कभी कि रेलवे यूनिवर्सिटी, फिर ठीक है, रेलवे स्टाफ यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करने जाएं, तो रेलवे जो आपकी स्टाफ यूनिवर्सिटी है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कि ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है। सो द राइट आंसर इज वडोदरा, गुजरात, ठीक है। सो ऑप्शन जो राइट आंसर है वडोदरा, गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट हाईवेज एंड द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, यानी कि जो स्टेट हाईवेज हैं उसके लिए कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्टेट हाईवेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल हाईवेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेट हाईवेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी, और वही मेंटेनेंस और सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करेगी। देखिए बीआरओ से रिलेटेड हमने पढ़ा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत सारे इस समय डेवलपमेंट काम है जो कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे ब्रिजेस और डैम्स बनाए गए हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं इसके द्वारा। तो इसका स्थापना दिवस पूछा गया है, सो आपने राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, 1960, तो 1960 में आपके बीआरओ की स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर पूछता है तो न्यू दिल्ली पढ़ के जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन वाज पवन हंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस, यानी कि जो पवन हंस है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करता है, सिविल एविएशन के क्षेत्र में बड़ा नाम है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा अक्टूबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ठीक है, सेटअप, यानी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कब स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1972। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन वाज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अक्टूबर 1961, अक्टूबर 27 1986, अक्टूबर सितंबर 18 1992, या फिर जनवरी 26 1998। तो आप इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों इस समय ये याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है जस्ट 299 रुपये में अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इस पास को खरीदना चाहता है तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, अभी होली डिस्काउंट स्पेशल चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको 290 प्लस एग्जाम मिल जाएंगे, 15,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। सो इसके लिए ज़रूर एनरोल कीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से प्राइस इंक्रीज होने जा रहे हैं। सो डू इंक्रीज, ठीक है, फॉर दिस ईयरली पास ऑफ टेक्स्ट बुक, और अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है गाइज। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे थे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि व्हेन वाज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1961।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, तो मैसूर, उदयपुर, इंदौर और पुणे। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुणे। अगर इस समय लिविंग सर्वे की हम लोग बात करने जाएं तो पुणे जो शहर है इंडिया का लिविंग सर्वे में भी विश्व में दूसरी स्थिति में चल रहा है, ठीक है, दूसरी स्थिति में चल रहा था, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा सेशन। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। सेशन लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने आपको कुछ नेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो उनको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से किन किन का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करके जाइएगा, ठीक है। और जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है। और हम लोग जैसे ही ये आपके ख़त्म होते हैं जो होली की लीव्स हैं, उसके बाद हम लोग रेगुलर लाइव सेशन करने जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।